वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इट वाज स्टार्टेड इन 1789 और स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट किया था मिडिल क्लास के लोग ने। तो मिडिल क्लास के जो पर्सन थे वो किसको वो करना चाहते थे? अपर क्लास, जो कि जिससे कि जो कि उनको टॉर्चर कर रहे थे। तो पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द क्रूअल रिजाइम ऑफ मोनार्की सिस्टम को हटाना चाहते थे और लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी के आइडियाज़ को वो प्रेजेंट करना चाहते थे, आगे ले जाना चाहते थे। ये जो रेवोल्यूशन था वो 14 जुलाई 1789 में स्टार्ट हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो किंग था उसने अपनी जो मिलिट्री आर्मी थी उसको जो उसका ट्रूप था उसको अलग अलग एरियाज़ में भेज दिया, सिटी में भेज दिया। और ये र्यूमर्स फैला दी कि ये जो आर्मी है ये जो मतलब लोगों को मारेगी। तो इससे क्या हुआ, कई लोग करीबन 7,000 मैन और वुमेन जो थे वो जो मेन टाउन होता उसके सामने आकर इकट्ठे हुए। उन्होंने उसका सामना करने का डिसाइड किया और उन्होंने क्या किया, अलग अलग गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स थी वहाँ पर जा कर के तोड़फोड़ करनी स्टार्ट कर दी। फाइनली वो एक बेस्टाइल एक प्रिजन का नाम था, एक जेल का नाम था। किला था बहुत बड़ा, जहाँ पर क्या थी, जेल थी। वहाँ पर क्या करते थे, जो किंग था उसके कहने पर वहाँ पर लोगों को बंदी बनाया जाता था। तो वो बेस्टाइल तक पहुँचे। उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उस पूरे किले को तोड़ दिया और जो उसका वहाँ पर कमांडर था, बेस्टाइल का जो कमांडर था उसको मार दिया। वहाँ पर से लोगों को आज़ाद किया। इस तरीके साथ ही अब जब किले के तोड़ने के बाद वहाँ इवन उनके जो स्टोन्स थे उनको मार्केट में बेचा गया, जो उसको अपने घर में संभाल के या फिर अपने घर में इसको एक याद के तौर पर रखना चाहता है। तो ये सब हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पढ़ेंगे। द बेस्टाइल द फोर्ट्रेस प्रिजन वॉज हेटेड बाय ऑल। ये इस बेस्टाइल से जो फोर्ट्रेस प्रिजन था इससे सभी नफरत करते थे, क्योंकि यहाँ पर किंग की पूरी पावर चलती थी। द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिश्ड। फोर्ट्रेस को या जो किला था उसको पूरा विनाश कर दिया गया उसका। अब इसके कुछ कारण थे फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के, वो हम पढ़ेंगे। कोजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फर्स्ट था सोशल कोज। फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो लेट 18th सेंचुरी में डिवाइडेड थी। कितने क्लास में डिवाइडेड थी? लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट क्लर्गी में जो चर्च में जो पर्सन होते हैं, जो चर्च मैटर में जो इन्वॉल्व होते हैं पर्सन, उनको क्लर्गी में इन्वॉल्व होते थे। जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो प्रीस्ट हो गया, बिशॉप्स हो गया, ये सब क्लर्गी फर्स्ट स्टेज में माने जाते थे। सेकंड था नोबिलिटी इट मीन्स जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव की रैंक के लोग थे, जो किंग हो गया या उसके चीफ मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, मिनिस्टर्स वगैरह, ये सब नोबिलिटी में आते थे। थर्ड स्टेट थे कंप्राइजेज ऑफ बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, लैंडलेस, लेबर, सर्वेंट, ये सब आते थे थर्ड स्टेट में। अब जो सोसाइटी डिवाइडेड थी, द फर्स्ट 2 क्लासेस वर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। जो फर्स्ट 2 क्लासेस थी, फर्स्ट क्लर्गी और नोबल क्लास जो थी, उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना था। जबकि हालांकि वो क्या थे, उनके पास मनी भी ज़्यादा थी, उनके पास लैंड होल्डिंग भी ज़्यादा थी और वो परसेंटेज में भी कम थी, तो वो कोई भी टैक्स पे नहीं करते। दे एन्जॉयड प्रिविलेजेस बाय बर्थ। उनको बर्थ से ही प्रिविलेजेस मिली हैं, मतलब कि जिसका नोबल में जन्म हुआ है या जो फर्स्ट स्टेट में आता है, सेकंड स्टेट में आता है, उनको ये सब राइट मिलेंगे, तो उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है। नोबिलिटी क्लासेस ऑल्सो एन्जॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। और नोबिलिटी क्लास उनको जैसे आपके टैक्सेस वगैरह जो या फ्यूडल जो होते थे उनको वो प्रिविलेजेस भी मिलते थे। मतलब फ्यूडल चार्ज प्रिविलेजेस वो होते हैं, फ्यूडल सिस्टम वो होता है बेटा जिसमें जैसे एक तरीके से किसी चीज़ का पार्ट, अपने जो प्रोडक्शन है उसका पार्ट दिया जाता है, अपनी जो इनकम का वो पार्ट दिया जाता है, उससे वो फ्री थे। ओनली द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। सिर्फ टैक्स किसको पे करना था? थर्ड स्टेट को। मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट जो कैपेबल थे वो टैक्स नहीं पे कर रहे थे। पे कौन कर रहा था? थर्ड स्टेट। डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेल एंड ऑल्सो अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही वो पे करते थे। कौन? थर्ड स्टेट। विच वर चार्ज ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टोबैको। और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो वो थे जो मतलब जैसे ये है कि प्रोड्यूसर्स पर जो लगता है वो शिफ्ट कर देता है कंज्यूमर्स पर, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो वो इवन डेली
की जो कंजम्पशन के गुड्स थे जैसे सॉल्ट टोबैको, उन पर भी वो इनडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज करते थे। अ टैक्स कॉल्ड तिथे वॉज कलेक्टेड बाय द चर्च फ्रॉम द पीजेंट। ये जो टैक्स जो था तिथे, उसको कौन कलेक्ट करता था? पीजेंट से चर्च। पीजेंट जैसे स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो चर्च कलेक्ट करता था। क्लर्गी एंड नोबिलिटी वर 10% ऑफ द पॉपुलेशन बट पोजेस 60% ऑफ लैंड। क्लर्गी नोबिलिटी जो थे वो करीबन 10% थे, लेकिन उनके पास 60% लैंड थी, उनके पास ज़्यादा ज़मीन थी। मतलब 10% लोग कम, ज़मीन ज़्यादा। और थर्ड स्टेट जो था वो 90% ऑफ पॉपुलेशन थे, लेकिन उनके पास सिर्फ 40%, मतलब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और लैंड का जो मतलब पार्ट है उनको बहुत ही कम मिला था। तो हेयर वी कैन सी दैट हु आर केपेबल ऑफ पेइंग टैक्स एंड फाइनली हु आर पेइंग। क्लर्गी नोबिलिटी, दे होल्ड 60% ऑफ लैंड, देन दे आर कैपेबल ऑफ पेइंग टैक्स, टैक्स पे करने के लिए कैपेबल है, लेकिन पे कौन कर रहा है? थर्ड स्टेट। तो दिस वाज द सोशल कोर्स, ये सोशल कोर्स था फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का। नाउ वी विल स्टडी इकोनॉमिक कोर्स। इकोनॉमिक कोर्स भी था। सबसे पहला कोर्स इकोनॉमिक कोर्स क्या था? सबसिस्टेंस क्राइसिस। इट मीन्स जैसे ही आपका द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789, पॉपुलेशन का साइज बढ़ना। दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है तो उससे क्या हुआ? फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी है, और लेकिन प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है जितना कि डिमांड बढ़ी है, तो इसलिए क्या हुआ? फूड के प्राइसेस बढ़ गए। ये एक इकोनॉमिक कारण। दूसरा, मोस्ट ऑफ द वर्कर और कई वर्कर्स जो थे एज लेबरर्स वर्क करते थे इन द वर्कशॉप, इवन तो वो वर्कशॉप में वर्क करते थे, लेकिन उनके वेजेस इंक्रीज नहीं हुए थे। सिचुएशन बिकम वर्स व्हेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती थी। एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा, फूड ग्रेन्स कम होने के प्राइसेस ज़्यादा हो गए। फूड ग्रेन्स कम हैं, डिमांड ज़्यादा, तो प्राइसेस बढ़ गए। और साथ ही जो लेबरर्स हैं उनके वेजेस भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये क्या था? और तब कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी जब ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाता था या ओले वगैरह पड़ जाते थे, जिससे कि हार्वेस्ट कम होता था या प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का कम होता था। दिस लेड टू द स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स और सबसिस्टेंस क्राइसिस विच स्टार्टेड अकरिंग फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग ओल्ड रिजाइम। तो ये इस कारण क्या हुआ? इस कारण ये सब सबसिस्टेंस शॉर्टेज हुई फूड ग्रेन्स की, जिससे कि सबसिस्टेंस क्राइसिस आया। नेक्स्ट था पॉलिटिकल कोर्स। अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो किंग कौन था? लुइस 16। तो लुइस 16 ये बोर्बन डायनेस्टी से थे, बोर्बन फैमिली से थे। लुइस 16 पॉलिटिकल कोर्स, लुइस 16 हु केम टू पावर इन 1774। लुइस 16 जो थे वो बोर्बन डायनेस्टी, बोर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। जब वो पावर में आए तो उनके पास जो ट्रेजरी थी वो बिल्कुल खाली थी। कुछ कारण था कि उन्होंने वॉर में अपना पैसा खर्च कर दिया, या कुछ कारण जो उनसे पहले राजा थे उन्होंने अपने आराम के लिए अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। तो वो उनके पास जो था बिल्कुल ट्रेजरी बिल्कुल एम्प्टी थी, राजकोष बिल्कुल नहीं था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। कई लंबे समय तक के जो वॉर है उनके खर्चे के कारण फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो गए थे। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन, विच एडेड मोर देन $1 billion टू अ डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion। तो लुइस 16 के अंडर में फ्रांस ने काफ़ी ज़्यादा मदद भी की है। 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को मदद किया था, जिससे कि वो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट हो सके, इंडिपेंडेंस प्राप्त कर सके, जिससे कि वो कर्ज में भी चले गए थे। करीबन $2 billion कर्ज उन पर चढ़ गया था। एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट एन इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलिस ऑल्सो कॉस्ट अ लॉट। और एक एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट भी बनाई थी उन्होंने वर्सलिस में, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो दीज आर द पॉलिटिकल इशूज़ टू मीट दिस रेगुलर एक्सपेंसेस। अब ये जो खर्चे थे, जो एक्सपेंसेस थे, रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उन्होंने क्या किया? टैक्स इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया। और टैक्स इंक्रीज़ उन्होंने किस पर बर्डन डाला? थर्ड स्टेट पर। नेक्स्ट है ग्रोइंग मिडिल क्लास। द 18th century विटनेस द एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म द मिडिल क्लास। 18th century में धीरे धीरे मिडिल क्लास का ग्रो होना शुरू हुआ, क्योंकि तब हमारा क्या हुआ था? इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा पेस से यूरोप में बढ़ा था।
इंग्लैंड में, यूरोप में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, जिससे कि न्यू मिडिल क्लास एमर्ज हुई थी। न्यू मिडिल क्लास में आपके आ गए जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, आपके सोशल वर्कर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सब आपके जो एजुकेशनिस्ट भी थे और एक तरीके से एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो वो एक सोशल ग्रुप एमर्ज हुआ कब? 18th सेंचुरी में। हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू ओवरसीज ट्रेड्स, जिन्होंने वेल्थ कमाई, जैसे मतलब उन्होंने पैसे कमाए कैसे? ट्रेड, व्यापार करके, गुड्स और सर्विसेज को, प्रोफेशंस को मैन्युफैक्चर करके। दिस क्लास वॉज एजुकेटेड, बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। ये एक एजुकेटेड क्लास थी, एजुकेटेड क्लास जिनका मानना ये था कि सोसाइटी में किसी को भी जन्म से कोई भी प्रिविलेजेस नहीं देनी चाहिए। दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ टू पुट फॉरवर्ड बाय द वेरियस फिलोसफर्स एंड बिकम अ मैटर ऑफ टॉक इंटेंसिवली फॉर दीज क्लासेज इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेज एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। उन्होंने उनको आइडियाज़ किससे इंस्पायर्ड हुए? फिलोसफर्स से, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, फिलोसफर्स की बातें पढ़ते थे, उनसे उनको आइडिया मिला और ये जो आइडियाज़ था वो अपना हर जगह शेयर करते थे, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, आपने आपस में बात करके अपने जो आइडियाज़ थे, आइडियाज़ कैसे थे उनके? लिबर्टी के आइडियाज़ थे, फ्रीडम के आइडियाज़ थे, तो वो हर जगह स्प्रेड करते थे। The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example of for political thinker in France. एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें कि लोगों के अधिकारों की गारंटी दी गई, एक एग्जाम्पल है पॉलिटिकल थिंकर का इन फ्रांस। फिलोसफर एंड देयर कंट्रीब्यूशन, अब रिवॉल्यूशन में फिलोसफर और उनका कंट्रीब्यूशन भी रहा। क्यों? क्योंकि जो न्यू मिडिल क्लास थी उनके जो आइडिया आया, रिवोल्ट करने का जो आइडिया आया, जो उनके एक तरीके से अपने लिए रिवॉल्यूशन करने का जो आइडिया आया, वो इन फिलोसफर की ही बातों से आया। तो उनके कंट्रीब्यूशंस, फर्स्ट जॉन लोके रिटन अ बुक नेम ट्रू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने ये बुक लिखी है ट्रू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि कैसे डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च, कैसे उन्होंने पूरा क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने इसके खिलाफ बातें लिखी हैं कि मोनार्च जो है वो सही नहीं है, उसके बारे में बताया है। जीन जैक्वेस रोशियो ने बुक लिखी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रपोज किया कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग हैं, जो जनता है, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, उन्होंने अपनी बुक में ये बताया। तो यहाँ से ये आइडियाज़ जो न्यू मिडिल क्लास हैं उनके लोगों को मिले हैं। मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने बुक लिखी है स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें उन्होंने बोला है कि डिवीज़न ऑफ पावर कैसे होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में, कि लेजिस्लेटिव मीन्स कि लॉ मेकिंग बॉडीज़ जो होती हैं हमारी, एग्जीक्यूटिव कि जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो हमारे लॉज को, जो लॉ मेकिंग बॉडीज़ ने लॉ बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट कैसे करें, और जो जुडिशरी, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या मतलब जो जुडिशरी सिस्टम है हमारा, वो कैसे, किस तरीके से इन तीनों के बीच में पावर डिवाइडेड हो, ये सब मॉन्टेस्क्यू ने इस बुक में बताया है। तो इन्हीं फिलोसफर्स के आइडियाज़ से, इन्हीं फिलोसफर का कंट्रीब्यूशन रहा है, जिससे कि मिडिल क्लास को, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, जिन्होंने अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, उनको आइडियाज़ मिला। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।